उसका संवर्धन और विकास हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसका ये जो भविष्य है, यह बहुत उज्जवल भविष्य है, क्योंकि न्यूजीलैंड में ही चौथे पायदान पर हिंदी बोली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी तक हिंदी बोली जा रही है, किंडरगार्टन मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम हिंदी के लिए, उनको लिपि के लिए हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत है कि हम यहाँ के संदर्भों के साथ अगर जोड़कर और उसको रोचक बना सकें और अच्छी तरह से, मतलब जहाँ कीवी बच्चे और जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बच्चे भी हमारी संस्कृति को समझ सकें, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। और लिपि का जो संवर्धन है, जो भाषा का संवर्धन है, वो इसी तरह से हो सकता है। और लगातार हमारे प्रयास इस संदर्भ में आगे यूं ही बढ़ते रहेंगे और हम कार्य करते रहेंगे। मेरा बस इतना सा ही कहना था। बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत आभार इतने सुंदर मंच से जोड़ने के लिए। तो भाषा हमारी संस्कृति, नागरी हमारे लिपि, बिल्कुल ऐसे जैसे कि माँ के हाथ की उंगली आप पकड़कर चलते हो, उसी तरह से हम चल रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बढ़िया वक्तव्य, बहुत सुंदर सुनीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञानवर्धक जी। बहुत बहुत आभार। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर सुनीता शर्मा जी, उनका ऑस्ट्रेलिया से, जिन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सभी को नई दृष्टि और प्रेरणा प्रदान की। आपके विचार न केवल ज्ञानवर्धक रहे बल्कि हम सबके लिए मार्गदर्शक भी सिद्ध होंगे। आपके अमूल्य शब्दों से आज का ये सम्मेलन और भी सार्थक बन गया है। अब मैं अगली वक्ता डॉक्टर रश्मि जी गाजियाबाद से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती रश्मि जी गाजियाबाद से। आप हिंदी की सक्रिय प्रचारक, संवेदनशील लेखिका और समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़कर हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने वाली हस्ती हैं। हिंदी साहित्य और लिपि की समकालीन प्रासंगिकता पर आपके विचार हम सभी के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरणादायी होंगे। अब मैं सादा आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर श्रीमती रश्मि जी को, कृपया अपना विचार प्रस्तुत करें। ओवर टू डॉक्टर रश्मि मैम। ये डॉक्टर रश्मि चौबे ने नागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर पीएचडी की है जीवाजी विश्वविद्यालय से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तस्लीम बावनू मैम, आपको सादर प्रणाम। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। और धन्यवाद डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी जिन्होंने मुझे जोड़ा, डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, प्रेमचंद पातंजलि सर अध्यक्ष महोदय, उनको भी प्रणाम। और सुनीता मैम भी जुड़ी हुई है, अन्य अनेक जो भी विद्वान है सभी को प्रणाम करती हुई मैं चलती हूँ क्योंकि समय बिल्कुल अंतिम आ चुका है। थॉमस महिला महाविद्यालय चैनल तमिलनाडु के हिंदी विभाग एवं नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली के तत्वावधान में दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विषय नागरिक का वैश्विक स्तर पर प्रभाव और स्वीकार्यता। इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर रश्मि चौबे आप सभी का वंदन और अभिनंदन करती हूँ, और साथ ही साथ संयोजक और आयोजक एवं जिन्होंने मुझे इसमें शामिल किया उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। 10 अप्रैल 1975 को नागरी लिपि परिषद का पंजीकरण हुआ और अगस्त 1975 को इस नागरी लिपि परिषद का उद्घाटन हुआ। कल हम 50 पूर्ण कर चुके हैं। स्वर्ण जयंती समारोह था, इसका सभी को बधाई देती हूँ मैं यहाँ पर। भारतीय देवनागरी लिपि की प्राचीन विरासत इसे गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करती है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 एक में राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी गया है। नागरी लिपि, कृपया किसी का माइक खुल रहा है, सभी लोग कृपया अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। आदरणीय राजलक्ष्मी कृष्णन जी से भी अनुरोध है। राजभाषा के रूप में देवनागरी में लिखी हिंदी को स्वीकार किया गया है। देवनागरी लिपि में स्वर व्यंजनों की पर्याप्तता, क्रमबद्धता, अक्षरात्मकता, सरलता, वैज्ञानिकता, सुगमता आदि गुणों से प्रभावित होकर आचार्य विनोबा भावे ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि देवनागरी लिपि को सारे भारत में चलाने का पहला उद्देश्य है कि इसे दक्षिण भारत के सभी प्रदेशों को, दूसरा सारा उत्तरी भारत एक हो, तीसरा दक्षिण और उत्तरी भारत एक हो, चौथा भारत और एशिया एक हो जाए, और पांचवा भारत और विश्व एक हो जाए। उसमें विश्व नागरी और रोमन दोनों चले, क्योंकि आचार्य जी नागरिक को नागरी भी तरह देखते थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत से लेकर हिंदी, मराठी, कोंकणी, डोगरी, नेपाली, सिक्कम भाषाओं के साथ बंगला, गुजराती, असमिया आदि भाषाओं ने इसे परिवर्तन के साथ अपनाया है। नागरी लिपि परिषद के द्वारा
देशी और विदेशी बोलियों को लिखने के लिए आसान बनाने के लिए पत्रिकाएं भी बनाई गई हैं। यही नहीं, जिन भाषाओं की लिपि नहीं है उनके लिए भी देवनागरी अपनाई जाए, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय लिपि की आवश्यकता है। म्यांमार, थाईलैंड, तिब्बत, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद आदि देशों में क्षेत्रीय लिपि के साथ साथ नागरी लिपि का प्रयोग होता है। चीनी जापानी लिपि में ध्वनिबोधक लिपि चिन्ह नहीं है और उसके लिए लिपि चिन्ह पदार्थ का बोध कराते हैं। उनकी लिपि चित्रलिपि है, वहां इसे अपनाया जाना चाहिए। जापानी नागरिक की वैज्ञानिकता से प्रभावित हैं। चीनी देशवासी सीख रहे हैं और चीनी सैनिक भी इसे सीख रहे हैं। प्रवासी भारतीय भी जिस देश में होते हैं वहां इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। सौरभ पत्रिका का संपादन आदरणीय पाल सर स्वयं करते हैं। मैं सुरेश चंद्र शुक्ल सर के कार्यक्रमों से जुड़ती हूँ, जो कि स्पाइल दर्पण के संपादक हैं। कल गोपाल बघेल सर हमारे कार्यक्रम में थे। मीरा जी ऑस्ट्रेलिया से, अनीता जी जुड़ी हुई हैं, रामा तक्षक सर नीदरलैंड से, ऐसे अन्य अनेक विद्वान हैं जो कि विदेश में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस तरह से यह विश्वव्यापी हो गई है। इसमें विश्वव्यापी होना इसलिए भी सार्थक हुआ क्योंकि नागरी लिपि की विशेषताएं इसे अन्य लिपियों से अधिक क्षमतावान बनाती हैं। डॉक्टर मैकडोनाल्ड, डॉक्टर आइजैक टेलर, सर विलियम जोन्स, रेवरेंड डॉक्टर मॉकिंस आदि विदेशी विद्वानों ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता को सर्वश्रेष्ठ लिपि माना है। जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। इस तरह स्वदेशी और कुछ विदेशी सभी तरह के विद्वान इसे सराहते हैं। देवनागरी लिपि लेखन सौष्ठव, उच्चारण, वर्ण विन्यास, स्वर व्यंजन विधान संपन्नता के कारण भाषा वैज्ञानिकों और लिपि शास्त्रियों के आकर्षण का केंद्र है। वहीं एक अन्य सेतु के रूप में समन्वयवादी तथा सामरस्यपूर्ण संस्कृति जीवन दृष्टि के कारक शासकों, जननायकों, साहित्यकारों संसार की समस्त लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक और परिपूर्ण और निर्दोष लिपि मानते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, और राष्ट्रीय एकता में भी यह सहायक है। मैं इसकी विशेषताओं पर ज्यादा नहीं जाती क्योंकि यहाँ पर विशेषताओं का वर्णन पहले ही विद्यार्थी लोग कर चुके हैं। तो मैं यही कहूंगी कि यूनिकोड मैं जब से इसका उपयोग होना चालू हो गया तब से प्रवाचक राजभाषा नामक सॉफ्टवेयर में डालें तो इसको पढ़कर भी ये पढ़कर अपने आप सुनाता है, जिससे कि जो अंधे लोग हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है और हम भी कार्य करते करते इसको सुन सकते हैं। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि माध्यमों से देवनागरी लिपि की दुनिया के विकास से कदम मिलाकर चल रही है। नागरी लिपि की अन्य अनेक विशेषताएं जो कि यहाँ पर पहले ही विद्यार्थियों ने और जिन्होंने अपने लेख लिखे हैं उन्होंने बता चुकी हैं, इसलिए उनको दोबारा नहीं बोल रही। लेकिन सबसे बड़ी वैज्ञानिकता इसमें है कि जो हमारा उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ और मूर्धन है, उस तरीके से जैसे जैसे उच्चारण स्थान के अनुसार इसका वर्गीकरण है, इसकी जो वर्णमाला है उसका, और संयुक्ताक्षर और मात्राओं की वजह से ये कम स्थान घेरने में लिखी हो जाती है, कम स्थान घेरती है। उसके अलावा उसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, ये इसकी विशेषता है। और ध्वन्यात्मक रूप से इसको बोलकर भी लिखा जा सकता है, इसलिए व्हाट्सएप पर आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। अतः आप रोमन या अन्य लिपियों की बजाय इसका उपयोग करें। अमेरिका के प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक है रिक ब्रिक्स ने तो कहा है कि संस्कृत भाषा एवं देवनागरी लिपि कंप्यूटरी आज्ञावाणी की दृष्टि से आदर्श लिपि है। इसमें विश्व की किसी भी भाषा एवं ध्वनि का लिप्यांकन किया जा सकता है। अनुसंधान में बताया कि अंग्रेजी बोलते समय मस्तिष्क का दायां हिस्सा सक्रिय होता है, जबकि नागरी लिपि से मस्तिष्क के दोनों ओर के हिस्से सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि इसकी मात्राएं ऊपर नीचे आगे पीछे लगती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। ध्वनि चिन्हों से समृद्ध नागरी न ज्यादा ध्वनि चिन्ह है न ही कम। आज भूमंडलीकरण के युग में विश्व के सभी राष्ट्रों को विश्व बंधुत्व की भावना से एक करने के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्वनि लिपि के रूप में देवनागरी लिपि विशेष स्थान रखती है। यह तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी सभी ध्वनियों को लिखने की क्षमता रखती है। इसलिए जिन ध्वनि चिन्हों की कभी कमी महसूस होती है उस भाषा के अनुरूप वह जोड़ लेती है, जैसे कि उर्दू के लिए काखा घा और अंग्रेजी भाषा के डॉक्टर को लिखने के लिए अर्धचंद्र, मराठी के लिए ला, ऐसे ही अन्य अनेक चीजों में परिवर्तन करके नागरी लिपि स्वयं को उस भाषा के अनुरूप बना लेती है। तकनीकी माध्यम से इसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक लिपि है। इस दृष्टि से देवनागरी
कंप्यूटरी बहुभाषीय सभी को अपना सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को शामिल कर लिया गया है, अतः देवनागरी लिपि स्वतः ही शामिल हो गई है। अब यूएन की वेबसाइट की जो भाषाएं हैं उनको एक सूत्र में पिरोने का काम करेगी। यहाँ पर 125 भाषाओं को अभी लिख सकती है भारत में भी ये देवनागरी लिपि इतनी सक्षम है। नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए अधिक रोजगार परक बनाना होगा, जिससे कि रोमन लिपि को भी ये पछाड़ सके। आज जो भारत में लोग रोमन को इसलिए ज्यादा महत्व दे देते हैं क्योंकि उनको लगता है लेकिन कि रोजगार उसमें ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। नागरी लिपि में भी अब विश्व स्तर पर रोजगार आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको जन जन तक पहुंचाना होगा, इसका प्रचार प्रसार बढ़ाना होगा। जैसे आजकल लोग रोमन लिपि का ज्ञान चाहते हैं, वैसे उससे ही ज्यादा इसको प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ाना होगा। हमारी राष्ट्र की संस्कृति परंपरा को सहेजने वाली लिपि है, अतः इसे देशभक्ति की भावना से जोड़कर देखा जाना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी और घर में भी बच्चों को रोमनीकरण की ओर अगर झुकते देखें तो उनको सुधारना चाहिए। आज विश्व में 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है और भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि ब्राह्मी से जन्मी नागरी है, अतः इसके सार्वदेशीय रूप को नमन करती हूँ। हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाएंगे, यही हम नागरी लिपि को अपनाएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। और उसके अलावा अगर आप बच्चों को ये समझाएं कि शून्य का प्रचलन सर्वप्रथम नागरी लिपि में ही हुआ था। नागरी लिपि के संरक्षण, विकास, प्रचार प्रसार के लिए तकनीकी युग में आने के कारण हमें प्रचार प्रसार का तरीका बदलना होगा। बगैर तकनीकी से जुड़े आज कोई विकसित नहीं हो सकता। आज विश्व में आयुर्वेदिक, योग, हमारी संस्कृति, फिल्मों आदि के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है और हिंदी को लिखने वाली नागरी लिपि की भी आवश्यकता होती है। विदेश में नागरी लिपि भी प्रचलित है। इस तरह से संपूर्ण विश्व में देवनागरी लिपि व्याप्त है। किसी भी देश की संस्कृति को नष्ट करना हो तो सर्वप्रथम भाषा और लिपि को नष्ट किया जाता है। आज देवनागरी लिपि विश्वविख्यात लिपि है, अतः हमारे लिए राष्ट्र गौरव का विषय है। इसके माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार भी विदेशों में मिल रहा है। लिपि के माध्यम से हमारी संस्कृति परंपरा का प्रचार प्रसार हो रहा है। और चूंकि समय कम है इसलिए मैं नागरी जय भारत कहते हुए यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आप सभी से अनुरोध है कि व्हाट्सएप पर भी नागरी लिपि अपनाएं। और यहाँ पर बस एक लाइन हरि सिंह पाल सर की संपादकीय में लिखी हुई है इस किताब में, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि पहले हम एक एक करके विदेशी लोगों को जोड़ते थे, लेकिन आप स्वतः ही लोग ऑनलाइन गोष्ठियां करते हैं नागरी लिपि पर। और इन्होंने 12 देशों का नाम लिखा हुआ है और 8 देशों से वक्ता जुड़े हैं। और इन सब गोष्ठियों में लगभग सभी गोष्ठियों में मैं भी शामिल रही और मैंने देखा कि सचमुच नागरी लिपि को बहुत प्यार मिल रहा है। और इसी तरह स्वदेश में भी और देश विदेश में भी प्यार मिलता रहे। हम जब भी जाते हैं विदेश तो हमें ऐसे लोग जब मिलते हैं तो हमें लगता है कि यह हमारा ही देश है और हम आसानी से वहाँ के कार्य कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने बहुत जल्दी बोला इसलिए कि मैं ज्यादा बोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे लग रहा था ज्यादा से ज्यादा बोलना अच्छा रहेगा। आशा है कि मेरे विचार आप सभी तक पहुंचे होंगे। धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा आपका भाषण रश्मि जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि चौबे जी, आपके प्रेरणादायी और महान वैचारिक संबोधन ने इस सत्र को सार्थक बना दिया। धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर रंजना राय, सहायक प्राध्यापिका, डॉक्टर एमजीआर जानकी महाविद्यालय चेन्नई से आमंत्रित करती हूँ कि वह हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रेमचंद पतंजलि का परिचय प्रस्तुत करें। ओवर टू डॉक्टर रंजना राय। रंजना मैम, हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 मैम। पटल पर विद्यमान समस्त विद्वज्जनों को मेरा पुनः सादर प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे परिषद के नए अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद पतंजलि जी का परिचय आपके साथ साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, आपका जन्म 20 जुलाई 1943 गांव हरेवली, दिल्ली में हुआ। आपने MA हिंदी में, PhD दिल्ली विश्वविद्यालय एवं IIM अहमदाबाद से शैक्षणिक प्रशासन प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, उत्तर प्रदेश तथा
तथा तिलका माझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति के पद पर रहे। आप भीमराव अंबेडकर महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य के पद पर भी आसीन रहे। आप गांधी भवन दिल्ली के उप निदेशक के रूप में रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षक केंद्र एवं डिप्टी प्रॉक्टर एवं प्रभारी दिल्ली विश्वविद्यालय में समन्वयक के पद पर आसीन रहे। आपकी कृतियां हैं हरियाणा की कृषि संबंधी शब्दावली, आचार्य शुक्ल विचार कोश, गोपाल स्वानावली, उपेक्षित समाज, सामाजिक न्याय के 50 वर्ष, संचार सिद्धांत की रूपरेखा, मीडिया के 50 वर्ष एवं व्यावसायिक हिंदी इत्यादि। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पत्रकारिता और प्रयोजनमूलक हिंदी पाठ्यक्रम का पहली बार शुरुआत की तथा व्यापार अर्थशास्त्र भारत में पहली बार अंबेडकर कॉलेज में शुरू कराया। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया। हमें अत्यंत हर्ष है कि आप जैसे प्रतिभा के धनी विद्वान व्यक्ति हमारे बीच इस वेबिनार में उपस्थित हैं। आपका तहे दिल से स्वागत है सर। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रंजना राय जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि जी को कि वे अपने अनुभव और मार्गदर्शन से हमें प्रेरित करें। डॉक्टर प्रेमचंद जी, ओवर टू डॉक्टर प्रेमचंद जी। हेलो डॉक्टर साहब शुरू कर दें अपना व्याख्यान। डॉक्टर पातंजलि जी अपना व्याख्यान शुरू कर दें। पहले अपने माइक को खोल लें। अभी माइक नहीं खुला है आपका। आपको आवाज आ रही है डॉक्टर पातंजलि जी हमारी? दरअसल उनके साथ दिक्कत ये है कि कोई बैठा होता है तो खोल देता है उसको, और उनको ये सब मुश्किल होता है चलाना। डॉक्टर पातंजलि जी वो माइक खोल लीजिए। माइक नहीं खुला अभी आपका माइक। कोई घर में बच्चा होगा तो फिर वो खोल देगा, उससे आसानी हो जाती है उनको। ये डॉक्टर साहब माइक नहीं खुला आपका। माइक माइक नहीं खुला अभी, ऑनलाइन नहीं हुए अभी। आप अनम्यूट कर लें अपने माइक को। कोई बच्चा आपके पास हो तो करा लें। बुजुर्गों के साथ यही दिक्कत है कि जो हमें नई टेक्नोलॉजी को नहीं जानते। और आज ही मैंने आपके इसके माध्यम से मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ाना सीख लिया कि कैसे ऑनलाइन इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं जानकारी थी, मुझे कान पे लगा के सुनना पड़ता था। आज उसको मिल गया, उसकी कुंजी मुझे मिल गई। जी, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के बिना काम हाँ नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी, वो ज़रूरी है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। ये अपने आप ही सीख लिया। वो तुक्का लगाए हमने, वो खुल गया बहुत बढ़िया। ऊपर, साउंड पर आया। वो चीज न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जितना आप थोड़ा-सा खेलेंगे ना, उतना ज़्यादा पता लगेगा। डॉक्टर पातंजलि जी आप बोलें जरा माइक खोल करके। मेरे ख्याल से उनके साथ दिक्कत माइक की है, कोई बात नहीं। ऐसा करें तस्लीमा जी, हमारे साथ सेतु रमन अनंत कृष्ण है, आप उनसे बुलवा लें 2 मिनट। चेन्नई जी से हैं, बहुत बड़े हमारे नागरिक प्रेमी हैं, हिंदी से भी हैं। ठीक है जी सर जी। डॉक्टर सेदु रामन जी, कृपया आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। हेलो सेतु रमन अनंत कृष्ण नाम है उनका। सेतु रामन अनंत कृष्णन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो डॉक्टर पातंजलि जी से अनुरोध कर लें, क्या उनका माइक खुल रहा है? क्या संभव है?
या उनको मैं फोन करके कह देता हूँ, जब तक अनंत कृष्णन जी बोल रहे हैं तो ठीक है। जी वो सर, थे, जी सर। अभी तक थे यहाँ पर। आनंद कृष्णन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। दरअसल उनको लगता ये है कि जो लोग ये डॉक्टर रतिराम गढ़ेवाल हैं छत्तीसगढ़ से, जी। ये कुछ कहना चाहें? जी सर। डॉक्टर डॉक्टर रतिराम। रतिराम गढ़ेवाल। डॉक्टर रतिराम। हेलो। हेलो सर। उपस्थित तो हैं, दरअसल क्या है कि लोग उसको वीडियो को बंद करके फिर कहीं इधर उधर के उसमें लग जाते हैं, तो इसलिए आवाज नहीं पहुंच पाती। जी सर। डॉक्टर किरण जी हैं? डॉक्टर नहीं, किरण। किरण कौन है, कहाँ से हैं? इनकी बात हो गई? नहीं सर। इनसे किरण करा जी, ली। डॉक्टर किरण जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हेलो। उनको भी मेरी आवाज अनंत नहीं पहुंच कृष्णन सर दिखाई दे रहे हैं सर। हाँ जी। अनंत कृष्णन सर दिखाई तो दे रहे हैं, अगर माइक हाँ, पे लेकिन से वो कुछ सुन नहीं पा रही है ना, यह है। सुन पा रहे हैं क्या? किरण बी हैं, कोई सुनाए, ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारे मंच से जुड़े हुए हैं वो कम से कम अपनी बात रखना चाहें, 2-2 मिनट में वो रख सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार ओझा हैं हमारे दिल्ली से, दूरदर्शन के डायरेक्टर, तो वो अपनी बात कह सकते हैं। डॉक्टर अजय कुमार ओझा। डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी, हेलो, कृपया हाँ जुड़िए। है जी जी। 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 जी सर, आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, मुझे अचानक कर दिया गया। लेकिन मैं भी बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ नागरिक लिपि परिषद से, और नागरिक लिपि के प्रचार प्रसार में मैं बहुत संलग्न हूँ। इवन मैं जाता हूँ आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहाँ भी बच्चों को प्रेरित करता हूँ कि हिंदी में नागरिक लिपि में ही लिखा करें। तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर नागरिक लिपि में लिखना शुरू कर दिए हैं। और जो जैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, आप तो अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी इसके ऊपर कुछ बोलने की। बहुत सारी रचनाएं हैं हमारे पिताजी आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा की, जो नागरिक लिपि में लिखी हुई है, उनके हैंडराइटिंग में, जो सामने नहीं आ चुकी है, उसके प्रकाशन में मैं लगा हुआ हूँ। अब बहुत सारी किताबें उनकी आ रही है, बहुत सारी आने वाली हैं। तो इस माध्यम से भी मैं बेसिकली मैं जेएनयू से पढ़ा हूँ, तो वहाँ अंग्रेजी में ही, जो ज्यादातर अंग्रेजी में ही सब कुछ था। लेकिन हिंदी में बहुत काम मैंने किया है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारे सीरियल वगैरह जो दूरदर्शन में होते थे, वो सब कुछ हिंदी में ही होता था। और मैं बहुत पहले से ही हिंदी में साइन करता हूँ। इवन वो जो ऑफिशियल लेटर होते थे, उस पर भी मैं हिंदी में ही अपना हस्ताक्षर करता था। और अभी भी जितने भी जब कहीं साइन वगैरह आप देखेंगे, ज्यादातर बैंक को छोड़ करके, क्योंकि वो बहुत दिनों से वो चल रहा है, बाकी ज्यादातर ऑफिस कार्यालय के काम से या और किसी काम से, और या कहीं आवेदन देना हो उस काम से, तो मैं हिंदी में ही सिग्नेचर करता हूँ। तो इस तरह से मैं अपने अपने स्तर पर बहुत दिनों से ये सब कार्य कर रहा हूँ। जुड़ाव तो अभी सेवानिवृत्ति के उपरांत हुआ है। और अभी मैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ, तो वहाँ भी जाता हूँ, तो जो बहुत सारे वकील हैं उनसे हिंदी में ही ज्यादातर बातचीत होती है। और उनको भी मैं प्रेरित करता हूँ कि भाई आप कम से कम कुछ तो लिखिए। ये सारी, चूंकि मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला बोलने का, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं, जिससे भी मिलता हूं, बच्चों से भी और भी लोगों से, जो भी आप मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, आप जो मैसेज करते हैं उसको तो कम से कम हिंदी में लिखिए। जो कुछ भी लिखना है वो हिंदी यानी देवनागरी लिपि में लिखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको ये कर सकें। और उसमें फायदा ये है कि बहुत सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, तो कुछ भी हम अगर लिखेंगे, धन्यवाद ज्ञापन करेंगे या नमस्कार लिखेंगे, नमस्ते लिखेंगे, प्रणाम लिखेंगे, तो बहुत सारी भाषाओं में ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने स्तर पर, अपने लेवल पर मैं प्रयासरत हूँ, प्रयास करता रहता हूँ। हालांकि मैंने फिर कहूँगा कि मेरे पिताजी आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन हिंदी में ही ज्यादा उन्होंने लिखा है।
अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और भोजपुरी के बहुत विद्वान थे वो, और अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में ही उनकी रचनाएं हैं जो वो छोड़ के चले गए। उनकी कविताएं हैं, भोजपुरी में भी हैं, जो स्वाभाविक है कि नागरी लिपि में ही लिखी हुई है, और आपको कविताएं हैं भोजपुरी में भी, हिंदी में भी, और वो ललित निबंध उनकी विधा थी, तो सैकड़ों निबंध हैं उनके जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसको खुद मैं नागरी लिपि में टंकन और संपादन और पुनर्जीवन दे रहा हूँ, उसको पुनर्सृजित कर रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि वो सब फट रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। मैंने 30-40 साल पहले का लिखा हुआ है, उसको मैं समझिए कि एक तरह से पुनर्जीवन दे रहा हूँ। संपादन का काम नहीं है, उसको पुनर्सृजन का काम है, जो मैं इस विद्यार्थी की तरह बैठ करके अपना करता रहता हूँ। कोर्ट वगैरह जाना हुआ तो गया, नहीं तो मैं ये सब करता रहता हूँ। तो इस तरह से मैं नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में मतलब कि अपनी तरफ से जो भी हो सकता है मैं लगा हुआ हूँ। और अभी जो आप देखती होंगे कि आप लोग देखते होंगे कि नागरी लिपि पर बहुत सारे जो रिपोर्ट्स तैयार होते हैं, जो 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 कार्यक्रम होते हैं, उसमें ज्यादातर कार्यक्रम पर वीडियो मैं बनाता हूँ जो हिंदी में ही होते हैं। हिंदी में कैप्शंस भी होते हैं, सारे के सारे कैप्शंस हिंदी में ही होते हैं। तो मैं सब हिंदी में और नागरी लिपि में हो गया है, और इसकी आवश्यकता भी है कि हम अगर राष्ट्र को एक सूत्र में देखना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं, तो हिंदी। अभी जो वो कह रहे थे डॉक्टर हरिपाल सिंह जी, वो मैंने भी महसूस किया चेन्नई में जाकर करके कि मुझे एक बस पकड़नी थी कहीं जाने के लिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि बस कहाँ जाएगी। नंबर तो हम लोग यहाँ के बारे में जानते हैं कि 51 नंबर या 666 नंबर या 615 नंबर वो यहाँ से वहां जाती है, लेकिन वहां हमको पता नहीं चल रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया कि कैसे। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मैंने वहां पर हम अपना तमिल भाषा जो इतनी समृद्ध भाषा, इतनी प्राचीन भाषा है, उसको हम खत्म कर दें। ऐसा तो हो नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन साथ साथ ये थोड़ा हो जाए तो जो आदान प्रदान है, जो तमिल भाषी मैंने वहाँ जो लोग हैं उनमें थोड़ी सी ये जागरूकता आ जाए। जैसे आप लोग जैसे ये आयोजन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि जितना शुद्धि के साथ उच्चारण भी और जो वाक्य का विन्यास है वो सब मैं सुन रहा था, देख रहा था। अपना कुछ और भी चल रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मैं सब सुन रहा था। बच्चों ने जो किया, यहाँ के बच्चों को कह दीजिए कि अगर 4 लाइन हिंदी लिख दो या अंग्रेजी भी लिखो, कुछ भी, तो वो शुद्ध नहीं लिख सकते हैं। लेकिन वहां के बच्चे जो वहां हिंदी सीख रहे हैं, उनमें इतना समर्पण भाव है कि वो हिंदी को इतनी अच्छी तरह से बोल रहे हैं और उसको जो उद्धृत कर रहे हैं। कई लोगों ने जो व्याख्यान माला में उद्धृत कर रहे हैं, कई जगहों से वो दे रहे हैं, संस्कृत का चाहे और भी जहां से है, वो उसको उद्धृत कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और उसमें शुद्धता और उच्चारण की और भाषा की शुद्धता देखने को मिल रही है, जिससे मेरा मन, मैं अंदर से जो मैं तो बोलना नहीं चाह रहा था, मैं तो चुपचाप मतलब कि जो साइलेंट, एक अंग्रेजी के शब्द बीच में आ जाते हैं, साइलेंट जो होता है, मैं उस तरह से काम करने में भी हूँ। और इस तरह जब तक कोई कुरेदेगा नहीं, मैं फिर सामने नहीं आता हूँ। तो अभी डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो हमारे कलीग रहे हैं आकाशवाणी में, मैं दूरदर्शन में था, वो आकाशवाणी में थे, हम लोग एक ही बैच के हैं। तो उनके कुरेदने पर मैं कुछ मैंने बिना तैयारी के जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं बोले चले जा रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव रहा। और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और मैंने जो दक्षिण भारत के विभिन्न जो हमारे सेंटर्स हैं, केंद्र हैं, उन केंद्रों से होना चाहिए। इससे मतलब कि एकीकरण और एक सूत्रता अपने आप में हो जाती है। जैसे मैं मिजोरम गया था, तो जैसे पाल साहब का जो अप्रोच है वही अप्रोच मेरा है। मैं वहाँ पर जो पहला जो इंडिजिनस गेम था स्पोर्ट्स का, उसका आयोजन के लिए मुझे ही जिम्मेदारी दी गई थी। तो मैं गया था, तो वहाँ पर मिजो भाषा में मैंने बातचीत की शुरुआत की, मैंने भी तैयारी करके शुरुआत। इस तरह से ये अगर आप पे फीलिंग हो जाए कि हम जहाँ जाएं वहाँ के कुछ भाषा, कुछ बेसिक शब्दों को, कुछ वाक्यों को जान लें, उसी से बहुत बड़ा काम हो सकता है। और धन्यवाद डॉक्टर ओझा, धन्यवाद। और भी समय पूरा हो गया, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय कुमार ओझा जी, आपके विचार अत्यंत ज्ञानवर्धक रहे। सर अभी प्रेमचंद सर जुड़ सकते हैं? आ गए हैं, बुला लीजिए। जी जी जी, ठीक है सर। डॉक्टर पतंजलि जी, आप जुड़ जाइएगा, माइक खोल लें अपना। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रेमचंद जी। माइक कभी भी नहीं खुला है आपका। उनकी दरअसल क्या है कि माइक वो खोल रहे हैं, लेकिन उसमें से मतलब आवाज नहीं आ रही है, कुछ साउंड की प्रॉब्लम है उसमें। ये है, माइक तो उन्होंने खोला है। हेडफोन निकालने के लिए बता दीजिए हाँ सर। जी, हेडफोन जो हेडफोन है ना सर, उसको निकालने के लिए बता दीजिए। नहीं हेडफोन नहीं लगाया उन्होंने, हेडफोन नहीं लगाया। मोबाइल वगैरह से जिस भी उससे जुड़े हुए हैं उसकी आवाज थोड़ा तेज कर लीजिए तो फिर शायद आ जाए। पता नहीं, मतलब उसमें यही है कि उनको मतलब उन्होंने ऑन तो कर रखा है, लेकिन वो आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज नहीं आ रही है तक। ये है डॉक्टर साहब, देख लीजिए, अगर आवाज अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी भावना को हम यहाँ पर बोला हुआ मान लेंगे कि आपने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें शुभकामनाएं दी हैं और आपने हमारा मार्गदर्शन किया है जी। चलिए तस्लीमा जी, चले आगे चले। जी जी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। आज सुंदर आयोजन का समापन आभार प्रदर्शन के साथ होता है। अब मैं आदरपूर्वक डॉक्टर जैनब बी, सहायक प्राध्यापिका, DRBCCC हिंदू महाविद्यालय से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर जुड़े और हमारे मार्गदर्शकों, अतिथियों और सभी सहभागियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। ओवर टू जैनब बी मैम। जी जी, आवाज आ रही है मैम। हेलो, एको हो रहा है मैम, वॉइस एको हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है मैम। अगर 2 डिवाइस से तो एक से हो जाएगी, कभी कभी 2 डिवाइस से जुड़ने से भी आवाज ऐसी इको होती है, एक से हो जाइए आप। वॉइस क्लियर नहीं है मैम। आरंभ करो। हाँ हाँ, आरंभ कीजिए मैम। आरंभ करो। जी मैम, जी मैम, आरंभ कीजिए। हाँ, शेवलियर थॉमस एलिजाबेथ महाविद्यालय तथा नागरिक लिपि परिषद नई दिल्ली अभियान में आयोजित इस दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में आज धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महामंत्री परिषद नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रामता, वरिष्ठ रचनाकार एवं अध्यक्ष साझा संसार फाउंडेशन नीदरलैंड, डॉक्टर पतंजलि जी, अध्यक्ष नागरिक लिपि परिषद नई दिल्ली, डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन, प्रभारी नागरिक लिपि तमिलनाडु, डॉक्टर चौबे जी, गाजियाबाद तथा अटल पर उपस्थित सभी लोगों को रुक गई आवाज है, हाँ आवाज रुक गई है। रुक गई है। नेटवर्क इशू है मैम, रुक गई। अभी जुड़ेंगी, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। अनंत कृष्ण जी, आप जुड़े नहीं, आपको आवाज दी थी हमने, कहीं इधर उधर हो गए थे। मैं हूँ। सबको नमस्ते। ज्वाइन कर लो। सबको नमस्ते। आज नमस्ते सर। मेरा गला वो तस्लीमा जी जरा आ गए हैं अब, अनंत कृष्ण जी, इनको सुनने 2 मिनट। जी जी सर, डॉक्टर आनंद कृष्णन जी, कृपया आप अपने विचारों को प्रकट कीजिए। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। आज मेरा गला ठीक नहीं है, आवाज सुनाई पड़ती है क्या? सुनाई पड़ रही है, आवाज सुनाई पड़ती है? सुनाई आ पड़ रही है, रही आपकी आवाज आ रही है, आ रही, बोले आप, बोलिए। है। तो मैं आ रही है। 7 साल की उम्र में
विनोबा जी के कारण मुझे प्रेरणा मिली देवनागरी लिपि का प्रचार करना चाहिए। तो भारतीय लिपियों का कि ये आम लिपि होनी चाहिए। ऐसा आम लिपि होने पर भारतीय भाषाओं को पढ़ना सबके लिए आसान होगा। अब हरिपाल सिंह जो कार्य कर रहे हैं, हरि सिंह पाल जी जो महान कार्य कर रहे हैं, सारे संसार को जमा करने में और हर सदस्य को मिलनसार नेता होने से ये कार्यक्रम ठीक रहा है। तमिलनाडु के प्रभारी राजा कृष्ण जी इसके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके कुछ करने के प्रयत्न में सफलता पा रहे हैं। अब नागरी लिपि जो भी हो, नागरी लिपि हो या रोमन लिपि हो, जो भी हो, संसार भर की भाषाओं के लिए कुछ न कोई दोष रहता ही हमारे समझ में रहा है। इसका भी आप सुधार हो गए हैं। अब आगे के विकास में बहुत कार्य हो रहे हैं, इसलिए आगे भविष्य में नागरी लिपि श्रेष्ठ भारत की श्रेष्ठ लिपि बन जाएगी। इसके लिए हम सब इकट्ठा करके कुछ कर रहे हैं। विदा देता हूँ। नमस्ते। अच्छा, बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। जी अभी डॉक्टर जैनबी मैम जुड़ी हुई हैं। ओवर टू जैनबी मैम। जैनबी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ जैनब भी हैं क्या? जी जी सर। हाँ सर, मैं हाँ बीच में आवाज कट गई आपकी। हाँ सर मैम, नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, मैं बार कट रहा है मैम, तो मैं जुड़ नहीं पा रही थी, इसलिए बीच में काफ़ी दुविधाएं आ गई। चलिए मैम, इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आदरणीय डॉक्टर रणजीत सिंह पाल जी का मैं स्वागत करती हूँ, जो महामंत्री नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली से हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अहमद तक्षक जी, वरिष्ठ संरचनाकार एवं अध्यक्ष साझा संसार फाउंडेशन नीदरलैंड्स। डॉक्टर प्रेमचंद पालपुरी जी, अध्यक्ष नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली। डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्ण, प्रभारी नागरी लिपि तमिलनाडु इकाई। डॉक्टर रश्मि चौबे जी, गाजियाबाद। इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर पी तस्लीम बानो तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस भव्य कार्यक्रम में मुझे धन्यवाद ज्ञापित करने का एक अवसर ईश्वर ने प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं हरि सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने लिपि के विकास की श्रृंखला को अपने वक्तव्य में प्रस्तुत किया। आपने अहिंदी क्षेत्र में भी हिंदी के गौरव को परिलक्षित किया। तमिल भाषा तथा संस्कृति के महत्व से भाषाओं के सेतु को जोड़कर एक पृष्ठभूमि में संजोने का एक प्रयास किया। भाषाओं और लिपि के आदान प्रदान से हम सरलता से संप्रेषण कर सकते हैं। नागरी लिपि को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने के लिए आपका कार्य उत्तम है। आपकी सेवा कार्य क्षमता से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं सर। एक ऊर्जा हमें मिली है, जिससे भविष्य में हम सब नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तत्पश्चात मैं आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अहमद तक्षक जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने नागरी लिपि के संबंध में हमें बताया कि लगभग 3 करोड़ से ज्यादा जनता विदेश में है, जो नागरी लिपि के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है। यूरोप, नीदरलैंड में हिंदी के इतिहास पर आपने प्रकाश डाला तथा हमें उसके स्वरूप का सुंदर चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपके ज्ञान के सागर से हम भी अपने गांवों को भरने का अवसर प्राप्त करना बहुत ही प्रसन्नचित्त है। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। तत्पश्चात आज की इस सम्मेलन में जो हमारी तमिलनाडु इकाई की प्रभारी हैं डॉक्टर राजलक्ष्मी कृष्णन जी का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो हमेशा हमारे लिए एक ऊर्जा लेकर आती हैं
कि कार्यक्रम कीजिए ताकि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सही ज्ञानी लोगों से, विद्वजनों से मिलें और अपने ज्ञान को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो मैं राजस्वी जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने नागरी लिपि के सार्वभौमिक रूप पर प्रकाश डालकर उसकी उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किए। तत्पश्चात रश्मि चौबे जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने नागरी लिपि के विश्व रूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर अपना उत्कृष्ट वक्तव्य प्रस्तुत किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े सभी विद्वजनों ने अपने अपने विचारों को हमसे अवगत कराया और इस कार्यक्रम से जुड़कर अपना मूल्यवान समय हमें दिया, और जिसमें सुनीता शर्मा जी, अजय कुमार ओझा जी और काफी ऐसे विद्वजन थे जिन्हें सुनने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ। और यह सारा श्रेय हरि सिंह पाल जी को और राजलक्ष्मी कृष्णन जी को जाता है, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम अपने विज्ञान के इस सागर किताबों को थोड़ा सा और भर सकें। तत्पश्चात इस कार्यक्रम की जो आधार स्तंभ है तस्लीम बानो, जिसने इस सम्मेलन का भव्य आयोजन कर देश से विदेश से विद्वजनों को जोड़कर नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया, उसके लिए मैं तस्लीम बानो के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम से जुड़े छात्र छात्राओं को भी मैं आशीर्वाद देती हूँ, जिन्होंने अपने प्रपत्र वाचन कर नागरी लिपि के प्रति अपने प्रेम को जो प्रकट किया है वह सराहनीय है। उनका भविष्य उज्ज्वल रहे। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करने वाले वक्तागण जिन्होंने अपने उत्कृष्ट विषयों पर अपने प्रपत्र का वाचन किया, उन सबको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सबका हृदय से आभार। पटल पर उपस्थित सभी का एक बार धन्यवाद। अंत में बस 4 पंक्तियां कहकर मैं अपने धन्यवाद ज्ञापन को विराम चिन्ह देना चाहूंगी। आओ हम सब शपथ खाएं, आओ हम सब शपथ खाएं, नागरी लिपि की पताका उड़ाएं। आओ हम सब शपथ खाएं, नागरी लिपि की पताका उड़ाएं। इसकी डोर को इतना भगाएं, इसकी डोर को इतना भगाएं, जिससे ये विश्व मन में बस जाए, जिससे ये विश्व मन में बस जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जैनब बीमा। धन्यवाद डॉक्टर जैनब बीमा। आपने भी अच्छा आभार व्यक्त किया। हेलो हेलो, मैं आयोजक समिति से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर सुधा मौर्य बोल रही हूँ। जी मैम। असल में ये मुझे इस सम्मेलन का बहुत देर में पता चला, लेकिन मैं प्रारंभ से इस सम्मेलन में जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या मैं इसमें पंजीकरण अब करा सकती हूँ। मैं जुड़ी सुबह से ही हूँ 10 बजे से। जी मैम। तो मुझे इसका लिंक नहीं, आप जुड़ गई हैं सुधा जी, तो आपका पंजीकरण हो गया, ठीक है। जी सर। इसके लिए कोई पंजीकरण प्रपत्र नहीं हमारा। तस्लीमा जी जरा देखना अपने फीडबैक, आपने लिंक दे दिया है कि लोगों को? कुछ लोग मांग रहे हैं। जी सर, फीडबैक लिंक मैं तैयार करके भेजती हूँ सर। अभी सर क्या इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा? जी जी मैम, सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। जी जी मैम। जी, तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर आपके उस पे भेजा है। जी जी मैम, मैंने भी अपना नंबर दिया है मैम, मेल आईडी भी दिया है। आप चाहे तो मुझे भी संपर्क कर सकते हैं मैम। ठीक है मैम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये सम्मेलन आपका बहुत प्रेरणादायक रहा और इतना सारगर्भित था कि शब्दों में इसे बयान नहीं किया जा सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा जी आप कहाँ से हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से। वहाँ पर डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी हैं। जी 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 सर। जी जी, सीताराम जी भी हैं, डॉक्टर सीताराम पाल। जी जी जी। चलिए ठीक है, संपर्क में रहिए। हमने अपना नंबर यहाँ छोड़ रखा है, ठीक है ना? रहिए, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते। महानुभावों, इस 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सफल समापन अब यहीं पर हो रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सभी वक्ताओं, शोध पत्र प्रस्तुतकर्ताओं तथा प्रतिभागियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी की सक्रिय सहभागिता और सहयोग से ये सम्मेलन सार्थक और सफल हो पाया है। सभी प्रतिभागियों को सूचित किया जाता है कि भागीदारी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट्स शीघ्र आप सभी को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस संबंध में आपको ईमेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। इसी घोषणा के साथ इस 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का औपचारिक समापन करती हूँ। आप सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, कैसे समझा। धन्यवाद बहुत मैम। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा जी, आ गया सर। चलिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत तस्लीमा, बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर। इसकी आप रिपोर्ट बनाइएगा, वक्ताओं के नाम दीजिएगा, पार्टिसिपेंट्स के नाम दीजिएगा, अखबार में भी छपेगा और अपनी नागरिक संगम में भी छपेगा। ठीक है, जी सर, जी सर, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।